हेलो एवरीवन, मेरा नाम मानसी उपाध्याय है और आज हम लोग अपनी बायोलॉजी सीरीज़ का 4th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर हम बात करें तो इस सीरीज़ में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं या आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी रिमूव करती है नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया हमारी बॉडी से, क्योंकि इनका एक्यूमुलेशन हार्मफुल हो सकता है। वहीं एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक और मेन फंक्शन है जो कि है होम्योस्टेटिस को मेंटेन रखना बॉडी में। होम्योस्टेटिस की डेफिनेशन हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में देखी थी जो कि थी बैलेंस, इंटरनल इन्वायरमेंट और रेगुलेट करना कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो मेनली यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन और अमोनिया होते हैं। अगर हम अमोनिया की बात करें तो ये मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है जो एनिमल्स के या ह्यूमंस की बॉडी क्रिएट करती हैं। वहीं अगर यूरिक एसिड की बात करें तो ये लीस्ट टॉक्सिक है। अच्छा, मोस्ट टॉक्सिक और लीस्ट टॉक्सिक का मतलब क्या है? तो मेनली जो अमोनिया है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो इसके रिमूवल में जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसके रिमूवल में वाटर की नीड भी उतनी ज़्यादा होगी। वहीं हम यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड बहुत कम टॉक्सिक है, तो ये वाटर वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अमोनिया की कंपैरिजन में बहुत कम होती है। वहीं अगर हम यूरिया की बात करें तो बहुत सारे जो टेरेस्टोरियल एम्फीबियंस हैं या मैमल्स हैं वो यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं या मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उसको रिमूव करते हैं बॉडी से। तो यूरिया जो है वो अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है, तो इसके रिमूवल में अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर की नेसेसिटी होती है। अगर हम बात करें अमोनिया की तो जो हमारा अमोनिया है वो ह्यूमंस की बॉडी में कन्वर्ट होता है इनटू यूरिया, और ये इस कन्वर्जन का जो काम है वो करता है हमारा लिवर। लिवर जो है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और फिर उसे बॉडी में सिक्रीट कर देता है। इसके बाद जो हमारी किडनी है वो उस ब्लड को फिल्टर करती है और जो वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट है उसे यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो फिर हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं। तो अगर हम यूरिया की बात करें तो सबसे पहले मैमल्स जिसमें ह्यूमंस आते हैं, मैमल्स एंड टेरेस्टोरियल एम्फीबियंस। अगर हम यूरिक एसिड की बात करें तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और कुछ इंसेक्ट्स इस मेथड को यूज़ करते हैं या इस। और वहीं अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में फिशेस, कुछ बोनी फिशेस जो होती हैं बेसिकली वो अमोनिया के फॉर्म में करती हैं। बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस,
ये अमोनिया के फॉर्म में करते हैं। अच्छा, जो एनिमल्स यूरिया के फॉर्म में सिक्रीट करते हैं उन्हें हम लोग यूरियोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। यूरियोटेलिक। वहीं अगर यूरिक एसिड की बात करें तो यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और अमोनोटेलिक एनिमल्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गया और उस कैटेगरी के एनिमल्स को क्या कहा जाता है, ये थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर हो गया। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि एक्सक्रीशन होता है, इजेशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड का। तो इजेशन और एक्सक्रीशन में डिफरेंस क्या है? तो इजेशन जो होता है वो बेसिकली अनडाइजेस्टेड फूड का होता है, जिसमें हम लोग हमारी बॉडी अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करती है। वहीं अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो ये हमारा सेलुलर लेवल पे जाता है, जिसमें हमारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो बॉडी से रिमूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो अगर हम इसका फ्लो चार्ट के में समझे तो सबसे पहले सेल्स जो है उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट क्रिएट होता है, फिर वो ब्लड में इंटर करता है, ब्लड से किडनी फिल्टर करती है, फिल्टर करने के बाद यूरिन का फॉर्मेशन होता है और उस यूरिन को एक्सक्रीट कर लिया जाता है। तो चलिए, इतना अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले जो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो है हमारा किडनी, जो कि फिल्टर करने का काम करता है, द मेन ऑर्गन फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरेटर की बात करें तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? ये स्टोर करता है यूरिन को कुछ टाइम तक, और यूरेथ्रा जो है वो पैसेज है जिससे यूरिन एग्जिट करती है बॉडी को। तो ये हमारे 4 मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है पेयर ऑफ किडनी। पेयर ऑफ किडनीज और 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, a urinary bladder, और लास्ट में यूरेथ्रा। ये है ह्यूमंस का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम बारी बारी किडनी पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एडल्ट किडनी जो होती है उसका उसकी लेंथ क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, विड्थ क्या होती है, वेट क्या होता है, और उसके स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर और उसका मेन फंक्शन क्या है, ये सब हम अभी डिटेल्स में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं किडनी के फंक्शन पे। अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी एक रेडिश ब्राउन तो अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी जो है हमारा एक बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। जैसे ये जो शेप है हमारा, ये बीन शेप्ड ऑर्गन्स होता है, जो कहाँ पे होता है? ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द स्टमक। स्टमक के पीछे जो बेसिकली लास्ट थोरेसिक और थर्ड ल्यूम्बर वर्टिब्रे चैम्बर है, वहाँ पे ये लोकेटेड होता है। डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अगर हम इसके वेट की बात करें तो जो वेट होता है किडनी का वो होता है 120 से 170 ग्राम। वहीं अगर लेंथ की बात करें तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है।
विड्थ की बात करें तो 5 to 7 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर हम थिकनेस की बात करें तो थिकनेस होती है इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर। ये जो मेजरमेंट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम फिर से रिवाइज करें तो जो किडनी है हमारी उसका वेट 120 से 170 ग्राम के आसपास होता है। वहीं अगर लेंथ की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर और जो थिकनेस होती है किडनी की वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। जो हमारी राइट किडनी होती है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि हमारा जो लीवर है वो उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। तो लीवर की प्रेजेंस की वजह से ऐसा स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है। किडनी का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, फिल्टर करती है ब्लड को और रिमूव करती है वेस्ट को। जो वाटर सॉल्ट बैलेंस है वो मेंटेन करती है। ये कैसे करती है, ये जब हम आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और जब आगे फिल्ट्रेशन देखेंगे तो फिर हम डिटेल में समझेंगे इसे। तो वाटर सॉल्ट बैलेंस करती है, पीएच को रेगुलेट करती है और रेनिन और एरिथ्रोपोएटिन जैसी हॉर्मोन्स को भी सीक्रेट करती है। अगर हम किडनी की फंक्शनल यूनिट की बात करें तो वो होता है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। अगर हम ये देखें कि किडनी के का जो सेंटर है यहाँ पे एक नॉच प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं हिलम। इसी नॉच के थ्रू यूरेथ्रा, ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो है वो इंटर करती हैं किडनी में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ फैक्ट्स देखे हैं, किडनी कहाँ लोकेटेड होती है वो देखा है हम लोगों ने, किडनी का फंक्शन क्या है वो देखा है, और जहाँ से वो नॉच का नाम देखा है जहाँ से ब्लड वेसल्स, यूरेटर और नर्व्स जो है वो इंटर करती हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। किडनी जो है हमारी एडल्ट ह्यूमन में 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। वहीं अगर एवरेज वेट की बात करें तो वो 120 से 170 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, तो किडनी के स्ट्रक्चर देखने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, किडनी की इमेज पे ही देखते हैं तो हम लोग को सारे स्ट्रक्चर जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये है किडनी का लेबल डायग्राम। ठीक है, तो ये वाला जो चैम्बर है जहाँ से ये ब्लड वेन्स इंटर कर रही हैं, इसी नॉच को हम लोग हिलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, हिलम के बाद जो हमारा एक ब्रॉड फनल शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जिस स्पेस को हम लोग रीनल पेल्विस के नाम से जानते हैं, उसमें कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जैसे कि ये जिसका नाम है कैलेक्स। कैलेक्स जो है वो एक सिंगुलर नाम है। अगर हम प्लूरल की बात करें क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं तो CALYCES ये हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर देखे हैं। सबसे पहले हिलम जो कि एक नॉच है जहाँ से जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं और हमारे यूरेथ्रास हैं और ये सब चीज़ें इंटर करती हैं। दूसरी है जो एक कैविटी आती है हिलम के बाद जिसे हम लोग रीनल पेल्विस के नाम से जानते हैं, और उसके बाद जो है एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर आता है जिसे हम लोग काइलेक्स कहते हैं। ठीक है, अगर आउटर कवरिंग की बात करें तो ये एक टफ कैप्सूल होता है। ठीक है, और अंदर हमारे 2 जोन होते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स होता है, ये वाला पोर्शन आउटर कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, और इनर मेडुला, तो ये हमारा मेडुला वाला पोर्शन है। ठीक है, एक आउटर कवरिंग जो कि हमारी कैप्सूल हो गई, कॉर्टेक्स आउटर स्ट्रक्चर, और मेडुला जो कि थोड़ा सा इनर होता है। मेडुला जो है वो कॉलोनिकल मासेस में डिवाइड होता है जिसे हम लोग मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। ये वाले स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बना हुआ ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं जो कि प्रोजेक्ट करते हैं किसकी तरफ, कैलेक्स की तरफ। तो आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि किडनी की एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम लोग कैप्सूल के नाम पे जानते हैं, और जो इनर स्ट्रक्चर है उसे हम लोग आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक नॉच होता है जहाँ से रीनल आर्टरी, वेन और नर्व्स जो होती है वो इंटर करती है जिसे हम लोग हिलम कहते हैं, ये वाला पोर्शन। हिलम के बाद, हिलम के आगे एक ब्रॉड फनल शेप्ड की स्पेस होती है, ये वाली जो स्पेस है इसे हम लोग रीनल पेल्विस के नाम से जानते हैं। हर पेल्विस के एंड में एक स्मॉल प्रोजेक्शन होता है जिसे हम लोग कैलेक्स या CALYCES के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मेडुला होता है वो कॉनिकल मासेस में डिवाइडेड होता है, जो स्मॉल प्रोजेक्शन ये वाला शेप है। ठीक है, जिसे हम लोग रीनल कॉलम्स के नाम से जानते हैं।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो फिर आगे के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। किडनी में दो वेन्स इंटर करती है, एक है रीनल आर्टरी और एक है रीनल वेन। वहीं पर ये यूरेथ्रा है हमारा, ठीक है। अब जो किडनी होती है उसमें ऑलमोस्ट 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, जो कि क्या है, फंक्शनल यूनिट है किडनी के। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और इन नेफ्रॉन्स की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इतना स्ट्रक्चर क्लियर हो गया तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो नेफ्रॉन है वो हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का, ठीक है। जो नेफ्रॉन्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। ये वाला पोर्शन ग्लोमेरुलस है और यहाँ से वोमेन्स कैप्सूल से हमारा रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है और ये पूरा ट्यूब जो स्ट्रक्चर है ये पूरा हमारा रीनल ट्यूब्यूल में आता है। अच्छा, आप यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस जो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक कैपिलरीज का टफ्ट बना हुआ है। टफ्ट का बेसिकली मतलब होता है इंग्लिश में बंच, बंच या फिर क्लम्प। तो बहुत सारी कैपिलरीज का बंच है जिसमें हमारी आती हैं एफेरेंट एरिट्रियोल और एपरेंट एरिट्रियोल। जो हमारी एफरेंट है वो क्या करती है, ये ब्लड लेकर आती है किडनी में, और जो इफरेंट एरिट्रियोल है वो ब्लड लेके फिल्टर्ड ब्लड वापस जाती है। तो ये हमारा टफ्ट है, ग्लोमेरुलस है, वोमेन्स कैप्सूल, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग वोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। ये डबल वॉल्व होता है और इसके अंदर हमारा ग्लोमेरुलस होता है। अच्छा, एक और टर्म है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, वो ग्लोमेरुलस, और जब हम इसके साथ वोमेन्स कैप्सूल की बात करते हैं तो इन दोनों को साथ में हम लोग मेल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्प्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों टर्म को हम लोग मेल्फिजियन बॉडी के नाम से भी जानते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो बेसिक डिवीजन देखा है नेफ्रॉन का, जो कि है हमारा ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। एफरेंट एरिट्रियोल जो है वो हमारा ब्लड लेकर आती है नेफ्रॉन में, और जो इफरेंट है वो लेकर जाती है। जो रीनल ट्यूब्यूल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वोमेन्स कैप्सूल से, जो कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल वॉल्ड, ठीक है। ग्लोमेरुलस और वोमेन्स कैप्सूल को साथ में हम लोग मेल्फिजियन बॉडी भी कहते हैं। अब ये जो आगे की स्ट्रक्चर है उसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो इतना क्लियर हो गया। तो अब हम लोग रीनल ट्यूब्यूल, पीसीटी, रीनल ट्यूब्यूल क्या होता है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये किडनी हो गया, हमारा अनफिल्टर्ड ब्लड आता है किससे, एफरेंट आर्ट्रियोल से, और बाहर फिल्टर्ड ब्लड किससे जाता है, एफरेंट से, ठीक है। ग्लोमेरुलस हमारा हो गया। अब यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है हमारा, अगर मैं सिंपल स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये ग्लोमेरुलस हो गया, ये हमारा कप लाइक स्ट्रक्चर यही बना है। तो अब मैंने जितना टर्म्स पहले कहा था, अब उस टर्म्स को थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। तो ये हमारा था वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। वुमेन्स कैप्सूल के बाद, या फिर मेल्फिजियन बॉडी भी कहते हैं, इसके बाद एक हाईली कोइल्ड नेटवर्क होता है जिसे हम लोग पीसीटी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल। वहीं पे ये वाला जो कॉलम होता है इसे हम लोग डीसीटी कहते हैं, ठीक है। डीसीटी का मतलब होता है
इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिखा जा सकता है। इस पोर्शन को डीसीटी कहा जा सकता है क्या? इसे डीसीटी कहते हैं। और ये जो डिसेंडिंग और ये असेंडिंग पोर्शन है इसे हम लोग हेनलेस लूप कहते हैं। ठीक है, लूप कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब पीसीटी की बात करें तो पीसीटी का जो फुल फॉर्म है वो है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वहीं डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये वाला जो हमारे पोर्शन है इसे हम लोग कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जानते हैं। कलेक्टिंग डक्ट। इतना क्लियर हो गया? नेफ्रॉन की बात करें तो ये हमारी एफरेंट आर्टियोल थी, ये हमारी इफरेंट थी, ये यहाँ पे ग्लोमेरस था। ग्लोमेरस किसके अंदर था? वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। वुमेन्स कैप्सूल को और हम लोग ग्लोमेरस को साथ में मेल्फिजियन बॉडी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा हाईली कॉइल्ड नेटवर्क जिसे पीसीटी के नाम से कहा जाता है। फिर ये जो स्ट्रक्चर इसे हेयर पिन स्ट्रक्चर कहा जाता है जिसमें एक असेंडिंग लिम्ब और एक डिसेंडिंग लिम्ब होती है। ठीक है, इसे हम लोग हेनलेस लूप कहते हैं। हेनलेस लूप के बाद आता है हमारा डीसीटी जो कि है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो अगर हम बात करें जो मेल्फिजियन कॉर्पुलस है और पीसीटी और डीसीटी हैं, यानी ये जो ये वाला पोर्शन है, ये हमारा जो पोर्शन है वो कहाँ पे आता है? कॉर्टिकल रीजन में आता है। ठीक है, कौन सा रीजन में आता है? ये कॉर्टिकल। वहीं जो ये लूप ऑफ हेनले है ये हमारा आता है किसमें? मेड्यूला रीजन में, किडनी के। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉर्टिकल रीजन में हमारा क्या क्या आता है? मेल्फिजियन कॉर्प्यूल्स, पीसीटी और डीसीटी। और वहीं पे जो हमारा ये लूप ऑफ हेनले है ये मेडुला रीजन में आता है। अगर हम मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन की बात करें तो जो लूप ऑफ हेनले है वो बहुत शॉर्ट होता है और एक्सटेंड होता है बहुत थोड़ा सा मेडुला में। ऐसे नेफ्रॉन्स को हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, जिन जो बहुत ज़्यादा है हमारी किडनी में अगर बात करें तो मैंने भी क्या बताया? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के बारे में। ठीक है, एक होता है हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, दूसरा हाथ होता है हमारा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में क्या होता है कि जो हमारा लूप ऑफ हेनले है वो शॉर्ट होता है। ठीक है, और बहुत कम एक्सटेंड होता है मेडुला पोर्शन में। वहीं अगर हम लोग मेडुलरी नेफ्रॉन्स की बात करें तो ये लॉन्ग होता है लूप ऑफ हेनले इसका और डीप मेडुला तक जाता है। ऐसे नेफ्रॉन्स को हम लोग मेडुलरी नेफ्रॉन्स भी कहते हैं और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और मेडुलरी नेफ्रॉन्स के बारे में? तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो आप लोगों को यहाँ इस डायग्राम में दिख रही होगी वो कैपिलरी का एक नेटवर्क जो हमारे पूरे हेनरीज लूप में ये सराउंड किया हुआ है, इसे क्या कहते हैं? तो ये जो पोर्शन है इसे हम लोग वासा रेक्टा के नाम से जानते हैं। वासा रेक्टा। ठीक है, ये वाला जो कैपिलरीज का नेटवर्क है ये हमारा वासा रेक्टा के नाम से जाना जाता है। और जो इससे क्वेश्चन आता है वो ये नहीं आता है कि वासा रेक्टा क्या है, इसका फंक्शन क्या है। जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो वासा रेक्टा है वो एब्सेंट किस में होता है। तो जो हमारे हाईली रिड्यूस्ड नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स थे जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, उनमें ये नहीं होता है क्योंकि मेडुला रीजन तक जा ही नहीं पा रहा ना। जब हेनलेस ऑफ लूप बड़ा होगा तो ही तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो जो हमारे कॉर्टिकल होते हैं या फिर जिनमें जो हमारा हेनलेस लूप है वो उतना एक्सटेंड नहीं होता है, उसमें ये यू शेप के स्ट्रक्चर जिसे हम वासा रेक्टा कहते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो अब इतना क्लियर हो गया तो फिर आगे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया पूरा। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी ये हमारे किस में आते हैं? कॉर्टेक्स में आते हैं।
फिर ये जो हेनलेस लूप है ये आउटर मेडुला में आता है, और कुछ ऐसे होते हैं नेफ्रॉन्स जिसे हम लोग मेडुलरी या ज़ेक्स्ट्रा कहते थे, जिसमें ये डीप इम्बेडेड भी होता है, इनर मेडुला तक जाता है। ठीक है, ये वाला डायग्राम एक बार अच्छे से देख लो ताकि जितने भी स्ट्रक्चर और उनके नाम है वो ध्यान से याद हो जाए आप लोगों को। इतना हो गया तो फिर हम लोग आगे चलते हैं और एक बार फिल्ट्रेशन देख लेते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन कहाँ क्या होता है। तो जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो यूजुअली 3 स्टेप्स में होता है। ठीक है, और वो 3 स्टेप्स क्या क्या है। पहला है फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप जो आता है वो आता है हमारा रीएब्सॉर्प्शन, तीसरा जो होता है वो होता है सिक्रीशन। तो अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें तो जो फिल्ट्रेशन होता है वो कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलस में होता है, इसीलिए ये टर्म दिया गया इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए जो ब्लड ग्लोमेरुलस तक पहुँचता है वो किसके थ्रू पहुँचता है, ये हम लोगों ने पहले देखा था, हमारा एफेरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो जो यहाँ का फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये 3 लेयर्ड होता है। ठीक है, 3 लेयर्ड फिल्ट्रेशन होता है। सबसे पहले इंडोथीलियम होती है जो ग्लोमेरुलर सेल की, उससे होता है। फिर एपिथेलियल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इन दोनों लेयर की, उसके थ्रू ये 3 लेयर्ड फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, इस 3 लेयर्ड फिल्ट्रेशन को हम लोग कभी कभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो हमारा बोमेन्स कैप्सूल है, इसमें की जो एपिथेलियल सेल्स है, इसे हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं जो कि है पोडोसाइट्स। ये सेल्स का नाम इंपॉर्टेंट है तो आप याद रखिएगा। ठीक है, ये एपिथेलियल सेल्स है किसकी, बोमेन्स कैप्सूल की, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो ब्लड फिल्टर होता है वो इतने अच्छे से होता है कि कुछ जो हमारा जो ब्लड है, कि जो हमारा ब्लड है वो इतनी फाइनली फिल्टर किया जाता है कि प्लाज्मा में सिर्फ प्रोटीन्स जो हैं वो पास ऑन होते हैं, बाकी वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, यूरिया, ये सारे जो हैं ये पोर्ट्स में ब्लड में फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि हमारा जो ब्लड है वो कितना, किडनी की एफिशिएंसी क्या है, तो जो किडनी की एफिशिएंसी है वो ऑलमोस्ट 1100 टू 1200 ml पर मिनट, यानी कि जो हमारी किडनी है वो पर मिनट में ऑलमोस्ट 1200 ml ब्लड फिल्टर कर देती है, जो कि हमारे ब्लड का कितना है, 20% है। ठीक है, जो अमाउंट फिल्टर किया जाता है किडनी का पर मिनट, उसे हम लोग कहते हैं GFR, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक बार इसको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो हमारी किडनी है, अगर वो पूछा जाए कि कितना ब्लड पर मिनट फिल्टर करती है, तो वो है हमारा 1100 ml टू 1200 ml। ठीक है, इतना किडनी हमारा पर मिनट ब्लड फिल्टर करती है, और इसी फिल्ट्रेट को हम लोग, जो किडनी हमारा फिल्टर करते हैं, इसे हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो ये होता है ऑलमोस्ट 125 ml पर मिनट, यानी कि 180 लीटर पर डे। अब आते हैं रीएब्जॉर्प्शन पर। इतना क्लियर हो गया, हालांकि इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं थी। जो इम्पोर्टेंट था वो था हमारा कि जो हमारी एपिथेलियल सेल्स होती है वुमेन्स कैप्सूल की, उसे क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, और हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ब्लड प्रेशर है वो फोर्स करता है स्मॉल सॉल्युबल जो पार्टिकल्स है वो इंटर कर जाए कैप्सूल के अंदर। ठीक है, अब ये होता है हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन।
जैसा कि मैंने बताया था ऑलमोस्ट 180 लीटर्स पर डे फिल्ट्रेट जो है वो हमारा बनता है, यानी कि 1.5 लीटर। लेकिन इस 1.5 लीटर में से 99% जो फिल्ट्रेट है वो हमारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय रीनल ट्रिब्यूल्स। ठीक है, और जो ये रीएब्जॉर्ब्ड होते हैं इन्हें दोबारा किस में भेजा जाता है, फिर से इसे ब्लड में भेज दिया जाता है। ठीक है, कुछ सब्सटेंस हैं जो एक्टिव मेथड से यानी कि एक्टिवली वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, कुछ पैसिवली। अब एक्टिव और पैसिव कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं इसे हम लोग एक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, और वहीं पे जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि वाटर जो है वो हमारा पैसिवली एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी में। ठीक है, और जो वाटर है वो कैसे मूव करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो 3 चीज़ें अभी तक हम लोग जाने समझे हैं। सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका होता है, ट्रांसपोर्ट ये होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड और आयन जैसे कि सोडियम। वही अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव में हमारे आते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, और वाटर। वही अगर हम वाटर मूव कैसे करता है रीनल ट्यूब्यूल में, तो वो मूव करता है बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब हम रीएब्जॉर्प्शन देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैम्बर था जहाँ से रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता था वो हमारा था पीसीटी। अगर हम पीसीटी की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, जैसे सोडियम हो गया, है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का और वाटर का। वहीं अगर हम पीसीटी की बात करें तो ये हमारा पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। कैसे, ये क्या सिक्रीट करता है, H+ आयन, NH4, K4 फिल्ट्रेट में। ठीक है, और एब्जॉर्ब क्या करता है, HCO3। ठीक है, ये हमारा पीसीटी हो गया जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो रहा था। तो अगर हम पीसीटी की बात करें तो जो हमारा पीसीटी है यहाँ पे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है और किसका होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर और सोडियम। ठीक है, सोडियम ऑलमोस्ट 60 to 70% जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक, वहीं जो हमारा सेकंड पार्ट है जो कि है हमारा लूप ऑफ हेनले, ठीक है, इसमें 15 to 20% वाटर और सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जो हमारी डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें क्या क्या अब्जॉर्ब होता है, डिसेंडिंग जो वो थी हमारी उसमें हमारा वाटर, और जो असेंडिंग है उसमें हमारा सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन। ठीक है, इस वाले पार्ट में जो कि है हमारा असेंडिंग, यहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होता है, असेंडिंग लिम्ब में। वहीं अगर अब हम बात करें डीसीटी की, तो जो हमारा डीसीटी है इसमें सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है जो कि कंट्रोल होता है हॉर्मोन्स के थ्रू, जिसका नाम है एडीएच। ठीक है, तो जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो किसका होता है, सोडियम, वाटर और कैल्शियम का। फाइनली अगर हम कलेक्टिव और टोटल जो एब्जॉर्प्शन है वो है ऑलमोस्ट 10%।
ठीक है। वहीं पे अगर हम कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो 9 to 10% वाटर जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं। ये फाइनल प्लेस है जहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये भी कंट्रोल होता है किससे? ADH हार्मोन से। ठीक। अब जो मैक्सिमम कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है हमारा PCT में। अब वाटर कहाँ एब्जॉर्ब नहीं होता है? तो वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फाइनल यूरिन का जो कंसेंट्रेशन है वो कहाँ पे जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में। और जो ग्लूकोज है वो 100% एब्जॉर्ब हमारा PCT में होता है। ठीक है। अगर ग्लूकोज यूरिन में है इसका मतलब जो आदमी है या जिसके यूरिन में है वो डायबिटिक है। इतना क्लियर हो गया? तो अब हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन देख लेते हैं। जो हमारा PCT है, ठीक है, PCT में जैसे H+ हो गया, NH4 हो गया, इन सब कैरेटिनाइन हो गया या कुछ ड्रग्स हैं, इनका सिक्रीशन होता है। वहीं जो हमारा DCT है वहाँ पे भी पोटेशियम, हाइड्रोजन और NH4 यानी कि अमोनिया का सिक्रीशन होता है। ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में हमारे पोटेशियम और हाइड्रोजन सिक्रीट होता है। ये हमारे कुछ सिक्रीशंस हो गए। इसका रिजल्ट जो होता है वो होता है कलेक्टिंग डक्ट में फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है। अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें 95% वाटर, 2% यूरिया, 1.5% सॉल्ट और 0.5% अदर सब्सटेंसेस लाइक यूरिक एसिड एंड क्रेटिनाइन प्रेजेंट होते हैं। अगर एवरेज यूरिन पर डे की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लीटर के आसपास होता है और जिसका pH होता है 6 pH है, यानी कि ये स्लाइटली एसिडिक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कौन से पार्ट में क्या सिक्रीट होता है और क्या एब्जॉर्ब होता है। तो फिर आगे चलते हैं। अब ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा टर्म है या ये टर्म जो है वो एक्सप्लेन करता है रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी। ये किस और कंट्रोल कौन करता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो कि हमारा रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। हमने जो ADH अभी आगे देखा था जिसके हिसाब से सिक्रीशन हो रहा था, है ना, या एब्जॉर्प्शन हो रहा था किसमें? DCT में। वो हार्मोन ये वही हार्मोन है जो कंट्रोल करती है। ठीक है। ADH जो है वो इंक्रीज करती है एब्जॉर्प्शन को किडनी में। ठीक है। तो यूरिन का जो आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो बहुत सारे जो फंक्शंस है किडनी के रिलेटेड वो ये वाली हार्मोन्स जिसे हम लोग एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या ADH के नाम से जानते हैं वो करती है। अब ये हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसके साथ ही कुछ और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं। जिसमें पहला आता है हमारा लंग्स। हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो देखा था कि कैसे हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वाटर वेपर्स। तो वो क्या हुआ? एक्सक्रीशन हुआ, है ना। वहीं अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन में हमारी स्वीट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो रिमूव करती हैं क्या? सॉल्ट, यूरिया, वाटर। लेबर की बात करें तो जब स्टार्टिंग का सेगमेंट था तो मैंने बताया था कि कैसे वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है ना। और रिमूव क्या करता है? बाइल पिगमेंट। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो हमारा सॉलिड वेस्ट जो कि अनडाइजेस्टेड फूड है एक तरह से, उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये बेसिक है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हम लोग पर्टिकुलर जब हम सिस्टम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अब कुछ जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है उससे कुछ रिलेटेड कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है। ये जो टेबल बने यही इंपॉर्टेंट है, इसी से ही पूछता है। तो अगर हम किडनी स्टोन्स की बात करें तो जो सॉल्ट होती है उनका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है किडनी में, जिससे ब्लॉकेज हो जाती है और जो रीएब्जॉर्प्शन है या किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं हो पाता है, तो वो पेन क्रिएट करता है। वहीं पे यूरीमिया में क्या होता है? जो यूरिया है वो ब्लड में एक्यूमुलेट होता है और ये एक्यूमुलेट होना बॉडी के लिए क्या है? टॉक्सिक। इसके बाद प्रोटीन यूरिया जो कि प्रोटीन की प्रेजेंस दिखाता है यूरिन में, जो कि ये भी एक डैमेज, किडनी को डैमेज करता है, क्योंकि जो हमारा प्रोटीन है वो हमने देखा था कि वो इंटर ही नहीं कर रहा था। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स वो ब्लड के साथ ही चले जा रहे थे, है ना। वहीं पे अगर हम देखें नेफ्राइटिस, जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है नेफ्रॉन्स में, जिससे जो फिल्ट्रेशन है वो कम हो जाता है। वहीं डायलिसिस में क्या होता है कि हमारी जो किडनी होती है वो फेल होती है और हम लोग आर्टिफिशियल किडनी यानी कि बाहर से ब्लड को फिल्टर करवा के फिर उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। ये बहुत ही हार्मफुल और बहुत ख़राब चीज़ है। जिनका डायलिसिस चलता है बहुत पेनफुल लाइफ होती है। नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक है डायलिसिस। डायलिसिस तब होता है जब हमारी जो किडनी होती है वो फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर पाती है। तो इसमें क्या होता है कि एक मशीन होती है डायलिसिस जो कि यूरिया और जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है ब्लड में उसे रिमूव करने के काम आती है। तो इसमें क्या होता है कि
एक हाथ से वो कनेक्ट होती है पाइप, उसमें उससे ब्लड को निकाला जाता है, मशीन फिल्टर करती है और फिर उस ब्लड को दोबारा बॉडी में चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से काम होता है, ठीक है। ये 2 टाइप्स के हैं, हेमियोडायलिसिस और पेट्रोलिया डायलिसिस, जो कि पेरिटोनियम के थ्रू बॉडी के अंदर ही होता है, और हेमोडायलिसिस जो कि आउटसाइड होता है, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा बताया। ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की नेचर पे काम करता है, ठीक है। अब जब हम स्टार्टिंग में लेक्चर कर रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा था थोड़ा सा, अमोनोटेलिक एनिमल्स जैसे कि फिश और एम्फीबियंस थे, जिनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या था, अमोनिया। यूरियोटेलिक थे, जिनका यूरिया था, जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं, मैमल्स और कुछ टेरिस्टोरियल एम्फीबियंस थे, है ना। यूरिकोटेलिक, जिसमें बर्ड्स और रेप्टाइल्स आते हैं, यूरिक। इसमें सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एक्सक्रीशन के लिए, और इसमें मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ये टॉक्सिक सबसे ज़्यादा होता है और ये लीस्ट होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। अब वहीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो हैं वो हैं, सबसे पहले फंक्शनल यूनिट कौन सी है, नेफ्रॉन। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो हमारे 3 प्रोसेस था वो कौन सा था, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। इसे भी हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में देखा। एडीएस जो हार्मोन है वो क्या कंट्रोल करती है, वाटर बैलेंस, है ना। यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पे, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, लिवर में होता है, ये हम लोगों ने देखा था, जहाँ पे अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि हम लोग उतना ज़्यादा वो वाटर वेस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, टेरिस्टोरियल जो एनिमल्स हैं। वहीं डायलिसिस में क्या रिमूव किया जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, कहाँ से, ब्लड से। जो पीएच होता है यूरिन का वो स्लाइटली एसिडिक होता है, कितना, 6। अब ये थोड़ी सी समरी है, जिसमें एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिक वेस्ट को निकाला जाता है। मेन ऑर्गन जो था है हमारा वो किडनी है, ठीक है। नेफ्रॉन की बात करें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट था। 3 स्टेजेस में यूरिन फॉर्म होती है। हार्मोन्स कौन सी थी, एडीएच और एल्डोस्ट्रोन थी, ये भी एक हार्मोन है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अदर ऑर्गन्स हमने स्किन, लंग्स, लीवर तीनों देखे हैं। डिसऑर्डर्स हमने ये कवर कर ही लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समरी थी। वहीं अब आते हैं अपने लास्ट स्लाइड पे, जो कि हमारा एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट हम लोग किसको कह रहे थे, नेफ्रॉन को। ब्लड फिल्ट्रेशन कहाँ पे हो रहा था, ये हो रहा था ग्लोमेरुलर में, है ना। हार्मोन कौन सी रेगुलेट कर रही थी, ये हमारी एडीएच थी, ठीक है। पीएच क्या था, 6.0। अब इसके 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करेंगे, कहाँ पे आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।